हेलो गाइस, वेलकम इन आवर ऑडिट डिस्कशन। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 और आज है स्वागत आपका पहला लेक्चर है टेक्निकली देखा जाए तो हमारा सॉफ्टवेयर पे, लाइव ऐप पे। तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, वो दिक्कतें हम नेक्स्ट लेक्चर तक रिजोल्व कर देंगे। हालांकि टेस्टिंग के दौरान जो भी परेशानी आप लोगों को आई थी कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो बंद हो रहा था, या जो भी एक दो स्टूडेंट ने हमें कुछ बताया था, 4-5 स्टूडेंट का फीडबैक था, उसके बेसिस पे हमने टेक्निकल टीम के साथ बात की थी और उनको अपडेट करवाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी एक बहुत ही शॉर्ट टाइम था हमारे पास। अगर आज की क्लास में कोई भी दिक्कत आती है, वो विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास तक वो रिजोल्व हो जाए। तो वेट करेंगे 1 से 2 मिनट सभी बच्चों के ज्वाइन करने का, लेकिन तब तक हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लास्ट 3 लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा, हमने देखा था जी पूरा एक फ्लो ऑफ ऑडिट। मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम किसी एरिया का ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो हमें किन चीज़ों को देखना होता है। तो फ्लो ऑफ ऑडिट हम लोगों ने देख लिया था, आई होप आपको अच्छे से याद है, जिसके अंदर हमने हमारा लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 कवर किया था। तो कोई स्टूडेंट अगर आज पहली बार ये लाइव देख रहा है तो आपको ये लाइव एज ए फर्स्ट लेक्चर नहीं देखना है। आपको पहले फ्लो ऑफ ऑडिट समझना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बेस है, उसके अंदर मैंने बहुत सारे कंसेप्ट को कवर किया है, तो वो आपको जाके देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप ये लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो प्लीज़ मुझे साथ साथ बताते हुए चलेगा कि आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक से आ रही है क्या। अगर आपको कम आ रही होगी तो वी विल इंक्रीज दी वॉल्यूम। तो ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के बारे में भी आपको साथ साथ बताना है, ठीक है। लॉग आउट होने पे कुछ भी मिस नहीं होगा, डोंट वरी। हम सारी क्वेरीज को आज के लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे कि क्या होगा, तो कैसे क्या आपको मिलेगा। तो फ्लो ऑफ ऑडिट आपको देखना ही है। अगर आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको नहीं देखना है, ये बेसिकली आपको समझ नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे जो मेरे को आपके साथ डिस्कशन करना है वो है कि सर हमने टाइप्स ऑफ ओपिनियन का एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, जो कि एस्से नंबर 705 के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। आई होप यू ऑल रिमेंबर। तो ये कंसेप्ट हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे बेटा। एंड उसके बाद एक मैंने आपको ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक कंसेप्ट मैंने आपको करवाया था अजर्शंस का, ठीक है, जिसके अंदर हमने बैलेंस शीट के लिए अजर्शंस देखी थी, याद होगा आपको। उसके बाद मैंने आपको ट्रांजैक्शंस P&L के लिए अजर्शंस दिखाई थी, एंड उसके बाद हमने डिस्क्लोजर के लिए अजर्शंस देखी थी। और इसी के साथ हमने ये देखा था कि अजर्शन 2 तरह की हो सकती है, एक इम्प्लाइड और एक एक्सप्लिसिट, और एक हमने नेगेटिव अजर्शन की भी बात की थी। आई होप आपको ये बातें याद हैं। तो हमने एक अजर्शन का कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस किया था। इसके साथ साथ मैंने आपको एक एग्जाम का क्वेश्चन भी बताया था कि आपको कुछ भी फाइनेंशियल के अंदर आ सकता है, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी अजर्शन इंप्लाइड है और कौन सी नहीं है। देन आफ्टर दैट और आफ्टर दिस वी स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर 1 के हमने बड़े ही बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था, जहाँ पे आपका डेफिनेशन आ गया था, उसका डेफिनेशन का करेक्टरिस्टिक्स आ गया था, बड़े ही बेसिक कंसेप्ट आ गया था। हम एस्से नंबर 200 पे जाके रुक गए थे और मैंने कहा था अब हम भैया डिटेल में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है आज का। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है ना भाई, तो अभी पूछ लो, और उसके बाद हम चलेंगे हमारे एस्से नंबर 200 में। अभी तक बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है।
अर्श ने ज्वाइन किया है, अजीत ने ज्वाइन किया है, और उसके अलावा अंजलि ने ज्वाइन किया है। लॉग आउट होगा तो मिस तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सक्षम, साहिल, गुड इवनिंग, ऑडियो वीडियो इज गुड। रिधि सर आप ऐप बिका बाहर फकता है और जो लॉगिन करते हैं विंडो आती है ऑलरेडी लॉगिन ही फर्स्ट लॉग आउट। बेटा ये मेरे को नहीं समझ आया। सही है ऑडियो वीडियो क्वालिटी इज गुड। SS705 सर प्लीज़ लेक्चर कल रख। अरे यार कैसी बातें करते हो अंजलि। सर प्लीज़ आप ग्रुप का लिंक कमेंट में डाल दो तो सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, वो हम कर लेंगे। ठीक है जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो क्या आज का डिस्कशन, एक काम करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर के एंड में हम सारी बेसिक बातें डिस्कस करेंगे जो हमारे लाइव से रिलेटेड रहेगी। तो एक बार फटाफट से ज्वाइन कर लो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहा है, और फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। ग्रुप का लिंक बाद में आएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यार। जिन बच्चों ने आज ज्वाइन नहीं किया है कोई बात नहीं, उनको बैकअप प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो बैकअप पे देख लेंगे और आगे से वो टाइम पे ज्वाइन करेंगे, उनको मिल जाएगा। एक दिन में हम स्टार्टिंग में 2-2 लेक्चर रखेंगे, वो अभी मैं आखिरी में बात करूंगा क्लास खत्म होने के बाद। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 का जो पहला कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है एसे 200। एसे 200 का नाम देखिएगा सबसे पहले क्या आता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिट एसेज। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट की बात कर रहा है। नंबर 1 कि एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो एक ऑडिटर होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिटर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके साथ ही दूसरा जो कंसेप्ट ये बता रहा है वो बोल रहा है कि आपको कंडक्ट करना है ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज, कि जो हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं ना, उसमें हमको सभी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट को फॉलो करना है। मतलब ये मैंडेटरी है सभी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, ये ऑप्शनल नहीं है। ओके सर समझ आ गया कि जब भी हम किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे तो हमको सभी स्टैंडर्ड का मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइएगा, एक ऐसे आता है ऐसे 299 जो कि बात करता है ज्वाइंट ऑडिट की। क्या आप ज्वाइंट ऑडिट को भी फॉलो करोगे? सर अगर कंपनी में एक से ज्यादा ऑडिटर मिलकर काम कर रहे हैं तो ज्वाइंट ऑडिटर फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। तो ये मत करना कि जबरदस्ती फॉलो कर दो, अगर एप्लीकेबल है तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड का नाम आपको समझ आया। एसए 200 2 चीजों पे बात करता है बेसिकली। नंबर 1 ये बात करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 2 आपको ये बताता है कि आपको अपना ऑडिट जो करना है वो सभी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए करना है। इसके अंदर हम 5 कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा मेन 5 कंसेप्ट है, एक आध स्मॉल कंसेप्ट है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ए पे। बी पे ये बोलता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर का स्कोप क्या होता है वो बताइएगा। फिर ये बोलता है एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, क्या क्या एस्पेक्ट्स हम लोग कवर करते हैं ऑडिट के अंदर। फिर बोलता है कि एक रीजनेबल एश्योरेंस के बारे में इसने बताया, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक ऑडिटर कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकता बेटा, क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी भी ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर सकता। इसलिए कहता है कि एक ऑडिटर को कैसा एश्योरेंस लेना है, हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, क्या कि हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, या कभी भी मैं एक ट्रू एंड करेक्ट व्यू नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। तो ये लास्ट क्लास में जो हमने बेसिक डिस्कस किया था वही यहाँ पे आता है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट आपको देखना है। एंड देन उसके बाद आता है ऑडिटर्स की रिक्वायरमेंट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर की, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुभ मिश्रा, जस्ट अभी क्लास स्टार्ट हुई है, पहला ही कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम ऐसे 200 कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव और उसके अलावा कि हमें जो अपना ऑडिट करना है वो सभी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए करना है, ये बातें दी है। और उसके अंदर हमें ये मल्टीपल कंसेप्ट को डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो आज का जो पहला कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। एक ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? आप कोई बता सकता है मुझे क्या ऑब्जेक्टिव है? हाँ सर मैं बता सकता हूं। सर हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करेंगे? सर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो एक ओपिनियन देना है। मुझे एक ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं ना,
ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं ये एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और ये सभी लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बने हैं। मुझे इस चीज पे एक ओपिनियन देना है। कैसा ओपिनियन देना है सर? एक रीजनेबल एश्योरेंस वाला ओपिनियन देना है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट तो दे ही नहीं सकते। तो इसका मतलब देखिए, मैं पहले आपको फ्लो में लेके जाऊंगा, हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल रीड। हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? एक ओपिनियन देना। कैसा ओपिनियन देना सर? एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना, और ये देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, सभी लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से बने हैं। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है। वो फ्री है किससे बेटा? मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है। आपने कहा मुझे ओपिनियन देना है, किस पे देना है? रीजनेबल एश्योरेंस पे। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है? कि फाइनेंशियल्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसा कब कर सकते हो आप? ये ओपिनियन आप कैसे दोगे? आपने कहा ठीक है जी, मुझे ओपिनियन देना है फाइनेंशियल पे, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एफआरएफ एंड रेगुलेशन एंड दे आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू अचीव ए रीजनेबल एश्योरेंस। ये कैसे दे सकते हो बेटा आप रीजनेबल एश्योरेंस? सर रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए हमको एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। याद है बेटा? एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे, और वो एविडेंसेस कैसे होने चाहिए सर? वो हमने पढ़ा है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए, जिसके बेस पे मैं ये बोलूंगा कि कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। और अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो इसका मतलब मुझे रीजनेबल एश्योरेंस मिलता है कि फाइनेंशियल आर प्रिपेयर्ड एज पर एफआरएफ, और फिर मैं अपना क्या दे देता हूं? एक ओपिनियन दे देता हूं। तो मैं नीचे से ऊपर का फ्लो आपको लेकर आया हूं। क्या ये समझ आया? जरा कमेंट करके बताइएगा। दिस इज माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, और एक ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव होता है, कंसेप्ट है हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। मैं अब आपके लिए रीड कर रहा हूं। तो एज पर एसए 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या कहता है? इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर क्या है? नंबर 1, to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole। हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देंगे, आधे पे देंगे बेटा? पूरे पे देंगे। तो क्या कहता है? to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement। वो फ्री हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। whether due to fraud or error। मटेरियल मिसस्टेटमेंट बेटा कैसे कैसे हो सकती है? या तो किसी ने फ्रॉड किया होगा, या हो सकता है किसी ने गलती कर रखी हो, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। तो क्या कहता है? एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन ए रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। हमने देखना है कि फाइनेंशियल जो है वो फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। अगर ऐसा देख लेते हैं, देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर, तो ऑडिटर कर पाएगा क्या बेटा? द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, हम ओपिनियन दे पाएंगे ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रीपेड, कि फाइनेंशियल बने हैं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। फाइनेंशियल एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। बेटा वर्बली ओपिनियन दोगे या रिटर्न में दोगे? जरा बताओ। सर हम जो ओपिनियन देंगे वो रिटर्न में देंगे। तो उसके बाद क्या कहता है? एंड टू रिपोर्ट, हम उसके बाद क्या करेंगे? रिपोर्ट देंगे। भैया हमने देख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और एक रीजनेबल एश्योरेंस हमें मिल रहा है। तो हमें क्लाइंट को एक ओपिनियन देना है, तो ओपिनियन वर्बल तो देंगे नहीं, तो क्या करेंगे? टू रिपोर्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट बना के देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, एंड कम्युनिकेट करेंगे उस रिपोर्ट को एज रिक्वायर्ड बाय दी एसएस, और उस रिपोर्ट को कम्युनिकेट कर देंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया, पब्लिक कंपनी है तो मेंबर्स के नाम पे एड्रेस कर दिया। टू एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसए इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर फाइंडिंग। ये एक नोट है, यहाँ पे नोट कर लो। ये क्या है बेटा? नोट है। नोट क्या कहता है? इन ऑल द केसेस, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। इन ऑल द केसेस व्हेन रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, आप रीजनेबल एश्योरेंस नहीं ले सकते। रीजनेबल एश्योरेंस नहीं ले सकते, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ जी सर बोल सकते हैं। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो ना, इन ऑल द केसेस व्हेन रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मैं ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं ले पा रहा हूं। एंड ए क्वालिफाइड ओपिनियन इन द ऑडिटर रिपोर्ट इज इनसफिशिएंट, और क्वालिफाइड रिपोर्ट इनसफिशिएंट है। देखो इधर आ जाओ थोड़ा सा, पहले इसको समझ लो। क्या कह रहा है? व्हेन रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी obtained,
ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या कहता है, क्वालिफाइड एश्योरेंस या क्वालिफाइड ओपिनियन, सॉरी, इज इनसफिशिएंट। तो बेटा एक बात बताओ, टाइप ऑफ ओपिनियन मैंने आपको कितनी बताई थी, याद करो, मैंने टाइप ऑफ ओपिनियन आपको कितना बताया था? सर आपने 4 तरह की बताई थी। कौन कौन सी थी बेटा, याद करो। सर आपने 4 बताई थी। नंबर 1 ट्रू एंड फेयर, जिसको हम बोलते हैं क्लीन ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, अनमोडिफाइड ओपिनियन। ठीक है जी, हाँ जी सर। दूसरा आपने 3 तरह की ओपिनियन बताई थी। नंबर 1 क्वालिफाइड, नंबर 2 एडवर्स, नंबर 4 डिस्क्लेमर। याद है? याद है सर, याद है। तो पहला क्या कह रहा है, रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, इसका मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं ले पा रहे। उसके बाद क्या कहता है, क्वालिफाइड ओपिनियन इनसफिशिएंट है, इसका मतलब क्वालिफाइड भी नहीं देना, क्यों, इनसफिशिएंट है। तो बेटा बचा क्या, एडवर्स या डिस्क्लेमर। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में या तो मैं डिस्क्लेमर दूंगा या फिर एडवर्स दूंगा। अब सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अगर मैंने सब चेकिंग कर ली और मटेरियल में स्टेटमेंट मिली और परवेसिवली इंपैक्ट कर रही है, तो उस केस में तो एडवर्स देंगे। अगर मेरे को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं किसी वजह से और पॉसिबल इंपैक्ट जो है मटेरियल में स्टेटमेंट का वो परवेसिव है, तो डिस्क्लेमर देंगे। तो क्या कहता है, इन केस रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एंड ए क्वालिफाइड ओपिनियन इज इनसफिशिएंट, द ऑडिटर विल गिव क्या, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। पढ़ो जरा। तो ये नोट पढ़ाने के लिए मेरे को पूरा दोबारा समझाना पड़ा। पढ़िएगा क्या कहता है, in all the cases when reasonable assurance cannot be obtained and a qualified opinion in the auditor report is insufficient, qualified report insufficient है, the essay require the auditor क्या करेगा, या तो डिस्क्लेम करेगा या विड्रॉ करेगा। भाई आप कह रहे हो कि मैं क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता, इनसफिशिएंट है, ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस, यू कैन नॉट ऑब्टेन क्वालिफाइड ओपिनियन इन दी ऑडिट रिपोर्ट इज इनसफिशिएंट है। तो ऐसे ऑडिटर क्या करेगा, या तो डिस्क्लेम करेगा भाई मैं छोड़ के जा रहा हूं, या फिर विड्रॉ कर लेगा। ये दोनों बात तो एक ही है, डिस्क्लेम और विड्रॉ। यहाँ पे एडवर्स नहीं है। अगर आप चेकिंग करते हो और आपको कुछ नहीं मिलता है तो उस केस में आप एडवर्स भी दे सकते हो। यहां तक आपको बात समझ आती है। क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड नहीं एडवर्स डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड तो आपको बोल रहे हैं ना इनसफिशिएंट है, तो क्वालिफाइड तो आएगा ही नहीं बेटा, क्वालिफाइड तो इनसफिशिएंट है। अच्छा आप टाइप्स ऑफ ओपिनियन, सर हम टाइप्स ऑफ ओपिनियन बता रहे हैं, ठीक है तने। तो चलो जी, ये बात समझ आती है आपको, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ना, आपको याद करना है, लर्न दिस। सर याद करना है मतलब मेरे को पूरी किताब याद नहीं करनी बेटा, पूरी किताब तो हम चाहकर भी याद नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एज इट इज क्या याद करना है। बेसिकली मोर और लेस सेम तरीके से आपको क्या याद करना है, सिर्फ रीड क्या करना है और की पॉइंट कहां पे। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ये 2 पॉइंट, बस ये 2 पॉइंट आपको लर्न करने हैं। अरे वाह मजा आ गया सर, फिर तो मतलब बाकी सब मेरे को रीड करना है अभी तक। हाँ जी, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट और आता है, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट नोट भी बहुत अच्छा है। क्या कहता है, द यूजर, यूजर मतलब द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट एज्यूम that the auditor opinion is an assurance to the future viability of the enterprise or the efficiency or effectiveness with which management has conducted the affairs of the enterprise। कुछ समझ आया? सर कुछ नहीं समझ आया, आप समझाइए। लो जी, आप मुझे बताओ, जो ऑडिटर है जिसने अपना ओपिनियन दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ए ट्रू एंड फेयर व्यू, दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ एंड दे आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब मैंने सिर्फ इतना ओपिनियन दिया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं ना भाई, वो एज पर एफआरएफ बने हैं, लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से बने हैं, इसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैंने ऑडिट किया है ना, ये मैंने ऑडिट पास्ट का किया है। मैंने ऑडिट किसका किया है बेटा, पास्ट का ऑडिट किया है मैंने फ्यूचर का ऑडिट नहीं किया, मैंने पास्ट का ऑडिट किया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि पास्ट में जो फाइनेंशियल बने हैं ना, वो सही बने हैं, एज पर एफआरएफ बने हैं। आप एक बात बताओ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है, क्या वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे भी ओपिनियन देता है?
एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ सर? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब ये हुआ बेटा कि कंपनी ने एक पार्टी की, दिवाली पार्टी की, और कंपनी ने उस दिवाली पार्टी पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये 1.5 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं ये बकायदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है, पार्टी हो गई और खर्चा 1.5 करोड़ का बुक हो गया। लेकिन कंपनी को इस 1.5 करोड़ का खर्च करने से कोई फायदा नहीं मिला। तो एक बात बताइए, क्या स्टैट ऑडिटर आके ये बोल सकता है भाइयों तुमने 1.5 करोड़ क्यों खर्च किया, नहीं करना चाहिए था तुमको? नहीं बोल सकता। स्टैट ऑडिटर का काम है, अगर ये 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है तो क्या प्रॉपर अथॉरिटी ने इसे अथॉराइज किया है, क्या इसकी अकाउंटिंग एंट्री सही आ गई, ये चीजें देखनी है उसको। 1.5 करोड़ क्यों खर्च किया, मशीन क्यों खरीदी, मशीन ये वाली क्यों ली, वो वाली क्यों नहीं ली, ये सारे डिसीजन मैनेजमेंट के हैं। और ये हो सकता है इंटरनल ऑडिटर पूछे, स्टैट ऑडिटर को इससे कोई लेना देना नहीं है। ओ, इसका मतलब स्टैट ऑडिटर जो है वो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस की बात नहीं करता सर, बिल्कुल नहीं करता बेटा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने 150 रुपए का खाना खाया या तुमने 400 रुपए का खाना खाया, उसको तो मतलब है 400 रुपए के बिल से, और वो बिल होना चाहिए अप्रूव्ड। अच्छा जी, तो मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑडिटर जो है वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस भी देखता है, तो क्या हम उसे मना कर दें? हाँ जी, बिल्कुल मना कर दो। क्या आपको बात समझ आई मेरी? हाँ या ना, यस और नो करो। तो ये तो मैंने समझाया आपको कि एक ऑडिटर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे बात नहीं करता। दूसरी बात और कर लेते हैं। देखो यार, हमने जो काम किया है ना वो पास्ट का किया है। मान लीजिए ये ईयर जो चल रहा है वो 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 का साल है। हम कहीं मई 2023 में बैठ के पिछले साल का ऑडिट कर रहे हैं। हमने पिछले साल का ऑडिट कर लिया। अब मान लीजिए इस साल जो साल चल रहा है 2023 ऑनगोइंग है, जब मैं साइन कर देता हूं तो जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है, कोई इन्वेस्टर है, क्या वो ये सोच ले क्या कि कंपनी ने इस साल 2000 का प्रॉफिट कमाया है तो अगले साल भी कंपनी 3000 का प्रॉफिट कमाएगी या 2000 का प्रॉफिट कमाएगी? ऐसा है क्या, बताओ भाई। ऑडिटर साहब ने साइन कर दिया कि अगर कंपनी ने पास्ट में जैसा किया है ना, इसका मतलब कंपनी फ्यूचर में भी वैसा ही करेगी। अरे भैया, हमें कोई मतलब नहीं है कंपनी ने पास्ट में कैसा किया है, फ्यूचर में कैसा करेगी। वो सारे डिसीजन डिपेंड करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। हो सकता है उन्होंने इस साल तो सब कुछ सही किया हो, लेकिन अगले साल वो गलती से एक कंपनी एक्वायर कर ले। मान लो एक इंडस्ट्री है, नाम ले लेते हैं, चलो सिंपल कर लेते हैं इसको। एक इंडस्ट्री है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट आ गया मान लीजिए 10,000 CR, ठीक है, 2022-23 का। 2024 के अंदर उसने एक नए बिजनेस के अंदर एंटर किया जो कि बिजनेस था जियो, जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री थी। 2024 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में इन्होंने एंटर किया एंड दे स्पेंट अराउंड 50,000 करोड़ रुपीज ऑन दिस जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री। और ये टेलीकॉम इंडस्ट्री इनकी बैठ जाती है, फेल हो जाती है बेटा। जो इनका एक नई कंपनी थी वो फेल हो जाती है एंड ड्यू टू दिस कंपनी सफर्ड लाइक 20,000 करोड़ रुपीज लॉस। तो मतलब लास्ट ईयर 10,000 करोड़ का प्रॉफिट था, अगले साल -20,000 करोड़ है। क्या पब्लिक ऑडिटर को थप्पड़ मार सकती है क्या, बताइएगा, यस और नो? क्या कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो ऑडिटर को पकड़ के मार सकते हैं क्या? मुझे आपसे ये जानना है, यस और नो में जरा अपना जवाब दो। सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी अपना बिजनेस कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, उससे एक ऑडिटर को कोई भी लेना देना नहीं है। उसने जो अपना काम किया है वो पास्ट के फाइनेंशियल के लिए किया है। फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली है, फ्यूचर के अंदर कंपनी कैसे चलने वाली है, उसकी वायबिलिटी कैसे रहने वाली है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये 2 लाइनें मैंने आपको समझाई है। अगर आपको समझ आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सारे एग्जांपल ले लिए, पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट नोट क्या कहता है? द यूजर हाउएवर शुड नॉट assume that the auditor opinion is an assurance as to the future viability of the enterprise or the efficiency effectiveness with which management has conducted the affair of the enterprise। बेटा देखिए, यहीं पे ही मैंने लिख रखा है इंपॉर्टेंट नोट। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करेक्ट इनकरेक्ट। करेक्ट इनकरेक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, समझ आया? हाँ, बहुत बढ़िया। अब हम करने वाले हैं 2 कंसेप्ट, बहुत आसान है, ठीक है। साथ साथ लिखते हुए चलना, क्योंकि मैं मिटा रहा हूं। अगर एग्जाम्पल अगर आपको लिखने हैं तो साथ साथ लिखते हुए चलना,
ठीक है, मैं 1-2 मिनट का समय दे दूंगा। तो फ्यूचर वायबिलिटी में बस यहीं पे एरो करके लिख लो, एफिशिएंसी पे हम नहीं करेंगे, इफेक्टिवनेस पे हम कुछ नहीं करेंगे, फ्यूचर वायबिलिटी पे नहीं करेंगे। इसमें दिया हुआ है, बेसिकली समझ आना चाहिए। मेरा एग्जांपल तो आपको लिंक करवाने के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। नंबर 1 स्कोप ऑफ ऑडिट एंड नंबर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। स्कोप एंड एस्पेक्ट। अब 2 क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्या? नंबर 1 स्कोप एंड नंबर 2 एस्पेक्ट। पहले दोनों क्वेश्चन की इंडिविजुअली बात कर लेते हैं, सॉरी कंबाइन बात कर लेते हैं, देन विल मूव टू द इंडिविजुअल। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने सही कमेंट किया है। प्रियांशु सोनी, चंच कुमार रॉय, अमन बंका, तने, इत्रा, तोरशा, सभी बच्चों ने बेटा सही जवाब दिया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि है स्कोप एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट। बेटा जब भी वर्ड आप स्कोप सुनो ना, तो इसका मतलब ये है वी आर टॉकिंग अबाउट फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसेप्ट के साथ भी लिख सकते हो। Whenever you see the word scope, that means we are talking about full financial statement. जब भी आप वर्ड एस्पेक्ट सुनो ना, इसका मतलब ये है वन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जब भी मैं बात करूं स्कोप की, तो आपके माइंड में पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने चाहिए। जब भी मैं बात करूं एस्पेक्ट्स की, तो आप क्या करेंगे, आपके माइंड में एक आइटम आएगा, जैसे कि बैलेंस शीट का फिक्स एसेट्स। आपके माइंड में फिक्स एसेट्स आना चाहिए। सर बात समझ आ गई। अब मुझे आप एक बात बताइएगा, हम जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट करने के लिए। हम जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट करने के लिए। मेरे को पानी का ग्लास दे दीजिए। हम जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिट करने के लिए। तो आप बताओ, क्या आपको अपना स्कोप पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सोच कर बताइएगा। यार मेरे घर पे काम वाली आती है, अभी भी यहीं पर है। तो जब वो ज्वाइन कर रही थी ना, जिस दिन उसकी ज्वाइनिंग थी, ज्वाइनिंग से पहले उसने पता है मुझसे क्या पूछा? भैया मैं आपको एक बात बता देती है। मैंने कहा बता भैया जी, आप बताओ, आपकी बात तो मैं पहले सुनूंगा। बोली कि मेरा स्कोप डिसाइड कर लो आप। मैंने कहा हाँ, आपका स्कोप सब कुछ है, जो दिल करेगा वो आपसे काम करवाएंगे। बोले नहीं 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 नहीं, आप मुझे बताओ आपको क्या क्या करवाना है, और फिर मैं उसके बाद ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूंगी। बात समझ आ रही है आपको मेरी? कि उसके बाद फिर अपन कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। जितना मेरा स्कोप आपने डिसाइड किया उतना ही काम करेंगे अपन, उसके बाद ना ही ज्यादा ना ही कम। तो एक बात बताओ, क्या आपको नहीं लगता एक ऑडिटर को भी अपना स्कोप डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई मेरा स्कोप क्या है? क्या मैं टैक्स ऑडिट करने आया हूँ, स्टैट ऑडिट करने आया हूँ, इंटरनल ऑडिट करने आया हूँ, मैं करने क्या आया हूँ? तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोच के बताना थोड़ा सा, ठीक है? सोच कर बताना जो पूछूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर का स्कोप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है सर? जिसके अंदर बैलेंस शीट आ जाती है, P&L आ जाता है, नोट्स आ जाते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो मेरा जो स्कोप रहेगा, क्या वो इन सभी एरिया को कवर करने का रहेगा, ऑल एरियाज? या मैं ये बोल सकता हूं ठीक है बाबू साहब, हम एक काम करते हैं, रिवेन्यू का ऑडिट नहीं करेंगे? या क्या आपको क्लाइंट ऐसा बोल सकता है, कपिल जी आप हमारे यहाँ पे देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट तो करो, लेकिन एक काम करना यार, परचेज का मत करना, स्कोप से बाहर रखो परचेज को, या डेटर का ऑडिट मत करना। आप बताओ, क्या आप इस तरह की बातें मानोगे? यार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है ना, उसका स्कोप कानून डिसाइड करता है, स्टैट्यूट डिसाइड करता है कि आपको भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% कवर करना पड़ेगा, ना ही कम, ना ही क्लाइंट आपसे कोई दूसरा ज्यादा काम करवा सकता है। तो इसका मतलब मेरे को सारे एस्पेक्ट्स, देखो मैंने क्या बोला, स्कोप दिमाग में आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जैसे ही मैं वर्ड की बात करूं कौन सा, एस्पेक्ट, तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक आइटम, जैसे कि फिक्स एसेट्स, मेरे दिमाग में वो एक एक आइटम आने चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या स्कोप के अंदर मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे सारे एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर करने चाहिए, या मैं ये बोल दूं कि मुझे स्कोप के अंदर 90% एस्पेक्ट कवर करने चाहिए? नहीं मानेंगे, सभी ने बिल्कुल सही कहा, नहीं मानेंगे। सर सारे एस्पेक्ट कवर होने चाहिए, कैसे छोड़ दोगे आप? बिल्कुल सही बात कहा। तो आपने क्या कहा, स्कोप के अंदर आपका पहला पॉइंट क्या निकल के आया कि भैया जी, बाबू जी, हम है ना। मैंने कहा बताओ क्या है ना? तो हम भैया
100% या all aspects we will cover on audit, we will cover in our audit। हम भैया सारे समरी बनवा रहा हूं, हालांकि समरी ऑलरेडी आपको देखो कलरफुल दिख रही है, तो आप ना भी लिखो तो चलेगा। तो क्या कहता है, हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए यही कहता है, ऑडिट शुड कवर ऑल रेलेवेंट एस्पेक्ट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको सारे रेलेवेंट एस्पेक्ट को कवर करना है। अब एक बात बताओ, एक एस्पेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट। इसको कवर कैसे करें? क्या चादर से कवर कर दें, ये दीवार खड़ी करके कवर है सर? वो वाला कवर थोड़ी ना है सर, ऑडिट करना है। कवर का मतलब ये है कि चेक करना है। ओ चेक करना है, तो कैसे करोगे बेटा चेक? सर उसके लिए तो हमें अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी, एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, इंक्वायरी को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कि जो बताया नहीं, मतलब मल्टीपल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। ओ ये बात है। कवर करने का मतलब क्या है? वी विल अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर एंड वी विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट प्रोसीजर लगा के क्या करोगे? किस किस तरह के ऑडिट प्रोसीजर होते हैं? सर ऑडिट प्रोसीजर तो आपने ही सिखाया हमको। सबसे पहले हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते हैं, उसके बाद हम इंटरनल कंट्रोल की भी चेकिंग करते हैं, फिर आप ही ने तो बताया था हम टीओडी प्लस अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद सर हम ओपिनियन देते हैं। मतलब जब मैं स्कोप की बात करूंगा तो आपका पहला पॉइंट ये होगा कि वी विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। कैसे कवर करेंगे? विल ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन बाय अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर में क्या आता है सर? रिस्क असेसमेंट आता है, इंटरनल कंट्रोल आता है, टीओडी आता है, और ये सब करने के बाद विल गिव ए ओपिनियन। क्या ये 4 पॉइंट आपको समझ आए? 4 पॉइंट आपको समझ आए? एक, ऑल एस्पेक्ट, नंबर 2 इंफॉर्मेशन ऑब्टेन, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ओपिनियन। क्या 4 पॉइंट समझ आए? हाँ जी सर आ गए 4 पॉइंट समझ। उसके बाद स्कोप के अंदर आता है, मेरी काम वाली देखो मुझसे पहले ही पूछ लेना कि भैया जितना हमारा स्कोप है उतना ही काम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इसी तरह से एक स्टैट ऑडिटर जो है उसका जो स्कोप है ना वो उतना ही कवर करेगा, उससे ज्यादा नहीं। मतलब आप क्लाइंट ऑडिटर के पास आके ये नहीं बोल सकता, अरे कपिल बाबू, मैंने कहा हाँ जी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वेले हैं भैया, आपका पिज्जा खा रहे हैं। अरे यार एक काम करो ना, ये एक हमारी इन्वेंट्री है, इसका वैल्यूएशन नहीं समझ आ रहा हमें, जरा तुम कर दो यार। यू आर ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर एज वेल, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, थोड़ा ऑडिटर हो, बता दो जरा कैसे होगा। झापड़ लग जाएगा। हम ये सब फालतू काम करने आएंगे यहाँ पे, तो ना ही तो भैया हम कोई एक्स्ट्रा काम करेंगे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा जी ठीक है, कम काम करोगे क्या? मैनेजमेंट बोलेगी कपिल बाबू एक एप्पल का आईफोन देंगे, फिक्स एसेट्स का एरिया छोड़ दो। छोड़ दोगे क्या? ना 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 ना, ना ही ज्यादा ना ही कम, उसूल के पक्के आदमी हम। ना ही ज्यादा ना ही कम, उसूल के पक्के आदमी हम। तो 2 पॉइंट क्या बनेंगे? ना ही तो मेरे स्कोप से बाहर, मतलब जो ड्यूटीज मेरे स्कोप के बाहर होती है, आउटसाइड माय स्कोप, आउटसाइड माय स्कोप, वो काम भी मैं नहीं करूंगा। दूसरा 6th पॉइंट, ना ही मेरे काम पे तुम कोई रोक लगाओगे, मतलब कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाओगे। देखो जी 6 के 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, आई होप आपको समझ आए हो। जरा देखो पहला क्या कहता है, ऑडिटर शुड कवर ऑल रेलेवेंट एस्पेक्ट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एस्पेक्ट्स मतलब एक फिक्स एसेट्स, रेवेन्यू, P&L, ये हाथ का इशारा गलत मत समझना। ऑडिटर शुड कवर ऑल रेलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे चेक करेंगे? इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करके। तो क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल एंड सफिशिएंट टू फॉर्म एन ओपिनियन। आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है टू गिव एन ओपिनियन। क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे? यस सर। तो क्या कहता है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आपको इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, अकाउंटिंग सिस्टम चेक करना है, टू चेक रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये ऑडिट एविडेंस, ये जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ ऑब्टेन कर रहे हैं, क्या कह रहा है, ये रिलायबल होनी चाहिए और सफिशिएंट होनी चाहिए। अब कैसे पता चलेगा ये रिलायबल है, सफिशिएंट है? तो कह रहा है इसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए आप इंटरनल कंट्रोल चेक कर लो और ये देख लो कि वो रिलायबल है या नहीं है। समझ आया? हाँ जी। उसी के साथ क्या कहता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज होनी चाहिए फाइनेंशियल में एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। फिर 2 पॉइंट अलग आते हैं, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप। आउटसाइड वाले स्कोप के हमें कोई काम नहीं करने, ना ही आप मेरे यहाँ पे कोई कंस्टेंट लगा सकते हो। चार्ट में 1-2 पॉइंट मिसिंग है, हाँ, लेकिन इसके बाद हम ओपिनियन देते हैं और क्लोज करते हैं। तो एक बात बताइए, अभी तक ये समरी डिस्कस किया मैंने आपको,
क्या मैं ये बोल सकता हूं स्कोप एंड एस्पेक्ट दोनों सेम ही चीज है? मतलब स्कोप बात करता है पूरे फाइनेंशियल की, एस्पेक्ट बात करता है सिंगल सिंगल एरिया की। अगर मैं सिंगल सिंगल एरिया पे जो काम कर रहा हूं वो मैं सबको कंबाइन कर दूं तो मेरा टोटल काम हो गया ना यार। हाँ जी, तो एस्पेक्ट भी यही बोलेगा कि आपको भैया एक एरिया को कवर करना है, पूरा कवर करना है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, आपको उसकी वाउचिंग करनी है, वेरिफिकेशन करना है, मतलब अजर्शंस की टेस्टिंग करनी है, फिर ओपिनियन देना है, रिपोर्ट बना के दे देनी है। तो सेम बातें करेगा, स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डिस्क्लोजर दे देने हैं। सेम बात एस्पेक्ट कवर करेगा। फर्क दोनों में बस इतना है कि ये पूरे फाइनेंशियल के रिलेशन में बात करता है, वो किसी एक आइटम, किसी एक कैप्शन के रिलेशन में बात करता है। समझ आ गया हो तो लिखना अंडरस्टूड, ठीक है। अब मैं ये आपके लिए कर रहा हूं रीड एक एक पॉइंट। स्कोप एंड एस्पेक्ट जनरली देखने में आया है कि ऐसे इन दोनों में से कोई एक 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं यहां लिखना चाहूंगा scope and aspect important for 3 mark question। अभी आपके माइंड में क्वेरी आएगी, मेरे को पता है, वो मैं इस क्वेश्चन के बाद लूंगा मैं। तो क्या कहता है देखिएगा। पहला पॉइंट, द ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज, आपको इस तरह से ऑर्गेनाइज करनी है दैट इट विल कवर adequately all aspects, aspect मतलब सारे कैप्शन of the enterprise relevant to the financial statement being audited। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे कैप्शन को कवर कर ले, आपको अपने ऑडिट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओपिनियन देने के लिए द ऑडिटर शुड रीजनेबली सेटिस्फाई as to whether the information contained in the underlying accounting record and other source data is reliable and sufficient। तो क्या समरी बनी? ओपिनियन देने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी जो कि रिलायबल और सफिशिएंट होना चाहिए फाइनेंशियल को बनाने के लिए। अब ये रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी कैसे चेक करेंगे? इंटरनल कंट्रोल देखकर। तो अगला पॉइंट क्या कहता है? द ऑडिटर एसेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर सोर्स डेटा। कैसे? by making a study and evaluation of accounting system and internal control system। इनको चेक करो and carry out such other test, और बाकी टेस्ट करो जैसे कि इंक्वायरी, वेरिफिकेशन, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट बैलेंस एज ही कंसिडर अप्रोप्रिएट इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। ये क्या कह रहा है कि भैया अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल चेक करो और उसके अलावा अदर ऑडिट प्रोसीजर भी लगाओ, ये देखने के लिए कि सारी चीजें सही से काम कर रही है या नहीं। The auditor determine whether the relevant information, जो relevant information है, is properly disclosed in the financial statement। क्या वो financial में disclose सही से हुई या नहीं हुई? कैसे देखोगे? Compare करो the financial statement with the underlying accounting record। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इन सबके साथ कंपेयर करो एंड अदर सोर्स डेटा टू सी वेदर दे प्रॉपरली समराइज द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्डेड देयरइन। क्या सारी जनरल एंट्री सही तरीके से फाइनेंशियल में आ गई या नहीं? दूसरा क्या कहता है? कंसिडर द जजमेंट दैट मैनेजमेंट हैज मेड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर जजमेंट कहाँ लगती है? बेटा एस्टिमेट्स में लगती है, प्रोविजन में लगती है, तो ये देखो, और उस जजमेंट के लिए कोई बहुत हमारे पास फैक्चुअल डेटा होता नहीं है, तो ये देखो जो मैनेजमेंट ने जजमेंट लगाई है वो सही है या नहीं। तो क्या कहता है? कंसिडर द जजमेंट दैट मैनेजमेंट हैज मेड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, accordingly the auditor assess the selection and consistent application of accounting policies, the manner in which information have been classified and adequacy of disclosure। आप मैनेजमेंट के पैटर्न को समझो और ये देखो कि मैनेजमेंट जो काम जिस तरह से लास्ट ईयर कर रही थी क्या उसी तरह से इस साल कर रही है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपके लिए समरी बनवा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप इजिली बाद में इसको रिमेंबर कर सकें, याद कर सकें। पहला पॉइंट तो बड़ा सिंपल था कि आपको सारे रेलेवेंट एस्पेक्ट कवर करने हैं। दूसरे पॉइंट के अंदर, हालांकि ऊपर समरी है वही है, दूसरे पॉइंट में जो बात की वो बात की इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रिलायबल। अब ये कीवर्ड हाईलाइट करवा रहा हूं, मैं बताता हूं कीवर्ड का मतलब क्या होता है। सफिशिएंट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? टू प्रिपेयर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी साथ साथ बना लेंगे, ठीक है। फिर कहता है कि रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी कैसे चेक करोगे? बाय हाउ टू चेक? बाय इवैल्यूएशन ऑफ किसका? अकाउंटिंग सिस्टम
एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन रिलायबल सफिशिएंट होनी चाहिए फाइनेंशियल बनाने के लिए। उसका इवैल्यूएशन देख लेना है, कैसे देखेंगे? बाय इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड बाय अदर ऑडिट प्रोसीजर। सर वो क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन आपकी रिलायबल एंड सफिशिएंट होनी चाहिए टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट विल बी इवैल्यूएटेड बाय स्टडी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, एंड आपको ये भी देखना है जो इंफॉर्मेशन है उसका डिस्क्लोजर in the financial statement is as per accounting data, जिसको आप सोर्स डेटा भी बोल सकते हो, है या नहीं है। ठीक है, दूसरा कहता है कि जो मैनेजमेंट ने जजमेंट लगाई है वो सही तरीके से है अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। और जो वर्ड मैंने हाईलाइट किया ना वो आप हाईलाइट कर लीजिए, एक बार पॉज करके या जैसे भी हाईलाइट कर लीजिएगा। जो वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं कीवर्ड आपके कवर होने चाहिए। ये एक पॉइंट नंबर आपका 234 ऑल पॉइंट्स आर कॉमन रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, पांचवा क्या कहता है कि भाई आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, मतलब ज्यादा काम नहीं करना है। छठा कहता है हमारे काम पे कोई भी रोक नहीं लगाओगे, मतलब कम काम नहीं करेंगे, कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाओगे। ये बड़े सिंपल पॉइंट है। तो 2, 3, 4 तीनों इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पॉइंट थे। पहला 100% एस्पेक्ट था, फिफ्थ ज़्यादा काम नहीं करेंगे, सिक्स्थ कम नहीं करेंगे। अगर कंसेप्ट समझ आ गया हो तो अंडरस्टूड लिख दीजिएगा, और ऐसे लिखना, अब अंडरस्टूड मेरे को समझ नहीं आएगा, ऐसे लिखना स्कोप डन या अंडरस्टूड, तो मेरे को समझ आ जाएगा कि स्कोप आप लोगों को समझ आ गया, हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं हालांकि 2 पॉइंट अब रीड कर देता हूँ, तब तक आप अपना रिप्लाई कीजिए। मैं जो वर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ ना बस वही आपको हाईलाइट करना है। क्या कहता है? द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। फॉर एग्जाम्पल दे रहा है, अपने से कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं करवाओगे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? द प्रोफेशनल स्किल रिक्वायर्ड फॉर एन ऑडिटर डज नॉट इंक्लूड दैट ए टेक्निकल एक्सपर्ट फॉर डिटरमाइनिंग फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट। मैनेजमेंट कह रही है बताओ ये एक एसेट है हमारी, इसकी फिजिकल कंडीशन बताओ कैसी है। अरे भाई मेरे को क्या पता, जो टेक्निकल है उससे जाके पूछो ना यार, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बात समझ आया? अगला पॉइंट देखिए, कंस्ट्रेंट्स। ना ही हमारे काम पे कोई कंस्ट्रेंट लगाओगे। कंस्ट्रेंट ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इंपेयर मतलब खत्म कर देना। लिख लो बेटा, मैं हिंदी में उन बच्चों के लिए लिखवा रहा हूं जिनका थोड़ा वीक होता है। इंपेयर मतलब खत्म करना या कम करना। तो क्या कहता है? कंस्ट्रेंट ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इंपेयर द ऑडिटर एबिलिटी टू एक्सप्रेस एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन मतलब क्लीन ओपिनियन। भाई तुम मेरे काम पे ऐसी रोक लगा रहे हो जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाऊंगा आपको एक ओपिनियन on the financial statement should be set out in his report and a qualified opinion or disclaimer of opinion should be expressed as appropriate। अगर आप कोई भी कंस्ट्रेंट लगाओगे तो मैं एक ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, उस केस में मैं आपको क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर दूंगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 705 के अंदर। समरी एक बार देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हो बेटा, लो समरी एक बार। एक बच्चे ने कहा इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट, तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया, ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया, ये आपका पॉइंट नंबर 4 हो गया। मैं हट जाता हूं, स्क्रीन दिखा देता हूं पूरी। लीजिए एक बार समरी देख लीजिए। अगर आपको फटाफट से कहीं पे लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं,
और यही बताइएगा कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत फास्ट तो नहीं लग रहा ना आपको? हालांकि मेरे को लगता है मैं बहुत सही पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे हम चल रहे हैं। एक बार आप भी अपना कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। चलें आगे, लिख लीजिए आराम से, कोई बात नहीं, और फिर बताना। वंस यू आर डन विद दिस वी विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, एस्पेक्ट्स। और एस्पेक्ट जब भी माइंड में आए तो कोई एक कैप्शन आपके माइंड में आना चाहिए, जैसे कि फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, लोन्स एंड एडवांस, रिवेन्यू। कोई भी एक कैप्शन अपने माइंड में आप ले आइएगा जब क्वेश्चन हमारा एस्पेक्ट का आए। जब क्वेश्चन हमारा स्कोप का आए तो आपके माइंड में पूरे फाइनेंशियल आने चाहिए, पूरे फाइनेंशियल आने चाहिए कि फाइनेंशियल का हमें 100% एस्पेक्ट कवर करना है। इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। कैसे रिलायबल होगी उसके लिए अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखेंगे। स्पीड ठीक है सर, ओके जी, ऑल परफेक्ट। प्रियांश ओके जी, कंसेप्ट रिकॉल हो रहे हैं। थैंक यू अजीत, थैंक यू बेटा, क्या ज़बरदस्त बुक बनाया सर, धन्यवाद बेटा। चलें आगे? हाँ जी सर, चलिए आगे आप। और जो पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन डाउनलोड बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप तो पोस्ट करके भी लिख सकते हैं आराम से। चलो जी, अब मैं आ गया हूँ वापस से आपके सामने। नाउ विल कवर दी एस्पेक्ट। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जब एस्पेक्ट आपके माइंड में आए तो सबसे पहले एक अकाउंट आपके माइंड में आना चाहिए, जैसे कि फिक्स एसेट्स। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मेरे को फिक्स एसेट्स का ऑडिट करना है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? सर सबसे पहले वही हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं सर? उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या करते हो? सर उसके बाद आपने बताया तो था टीओडी प्लस अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हो? सर उसके बाद हम एक ओपिनियन दे देते हैं, रिपोर्ट बना देते हैं। यही 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 1 2 3 4। जो हम टीओडी एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं ना बेटा, उसके अंदर 2 काम मैंने आपको बताए थे, याद करो। टीओडी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? टीओडी का मतलब यह है कि जो हम सैंपल निकालेंगे, सैंपल के अगेंस्ट क्लाइंट हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा और उन डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है। एक हमने अदर ऑडिट प्रोसीजर भी लगाए, जैसे कि ईयर एंड पे मान लीजिए क्लाइंट के यहाँ इन्वेंट्री रखी हुई है, इन्वेंट्री रखी हुई है, ईयर एंड पे बैंक बैलेंस है, जो भी है, तो हम उनको क्या करते हैं बेटा? फिजिकल वेरीफाई करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है। बैंक बैलेंस को कैसे वेरीफाई करते हैं? कंफर्मेशन लेके। ऐसे आप अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो ईयर एंड पे वेरिफिकेशन करने के लिए। तो देखिए टीओडी में जब मैं सैंपल की चेकिंग करता हूं ना, आपस में चीजों को जो मैच करते हैं उसको बोलते हैं वाउचिंग। क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं वाउचिंग। ठीक है। और जो मैं अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर लगा के किसी चीज पे कंफर्ट ले रहा हूं, ईयर एंड ट्रांजैक्शन पे कंफर्ट ले रहा हूं, उसे बोलते हैं वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? वेरिफिकेशन। तो मैं क्या करता हूं? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। मतलब टीओडी और अदर ऑडिट प्रोसीजर को आप एक दूसरा नाम भी दे सकते हो, क्या? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। आई होप आपको ये बात समझ आई हो, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। अब देखिए यहां पे आप, तो ये क्या कहता है? एस्पेक्ट्स का मतलब एक एरिया आपके माइंड में आना चाहिए, लिख लो कोई भी। एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट, ये माइंड में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे सर? हम करेंगे रिस्क असेसमेंट और अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो मैंने आपको एक ऑडिट प्रोसीजर बताया था, क्या? वॉक थ्रू प्लस टीओसी। तो देखिए क्या कहता है, रिव्यू द सिस्टम एंड प्रोसीजर। रिव्यू द सिस्टम एंड प्रोसीजर, इसका मतलब हम किसी सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया हमारा वॉक थ्रू। सर इसमें तो सीढ़ी यहां से स्टार्ट होती है बेटा, गलत है वो। पहले हम सिस्टम को रिव्यू करेंगे, उसके बाद उसको एग्जामिनेशन करेंगे अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल। तो ये मेरा टीओसी हो गया, जो कि मेरा स्टेप नंबर 2 है। टीओडी के अंदर हमारे 2 पॉइंट आ जाते हैं, एक वाउचिंग
दूसरा वेरिफिकेशन। जब ये काम हो जाता है मैं क्या करता हूँ, ओपिनियन दे देता हूँ रिपोर्टिंग के। समझ आया? आई होप आपको समझ आ गया हो, बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट था। इसके अंदर आप कुछ एडिशनल पॉइंट डाल सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारे डिस्क्लोजर आए क्या, सारे स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया क्या, ये बाकी पॉइंट्स आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो समरी मैंने आपकी किताब में ही बना के दे रखी है एस्पेक्ट्स की। देखो जी, पढ़ो। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 इसको बनाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ए क्या कहता है, रिव्यू द सिस्टम एंड प्रोसीजर टू फाइंड आउट वेदर दे आर एडिक्वेट एंड कंप्लीट। सिस्टम आप देखोगे कि वो एडिक्वेट है, कंप्लीट है, सही है, मिसिंग है यहाँ पे काफी लैंग्वेज ना। उसके बाद कहता है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। टू असर्टेन वेदर इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द बिजनेस, जो टू असर्टेन वेदर इट इज मतलब सिस्टम इज अप्रोप्रिएट फॉर द बिजनेस एंड हेल्प इन प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल दी ट्रांजेक्शन। एक ऑडिटर को देखना पड़ेगा जो क्लाइंट के यहाँ सिस्टम है वो सही है, सारी ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरा क्या कहता है, उस सिस्टम को देखने के बाद, ये टेक्निकल है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको आता है या नहीं आता है, सोचकर कमेंट कीजिएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो वॉक थ्रू प्लस टीओसी जो मैंने किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उससे मेरा क्या निकल गया, कंट्रोल रिस्क, और एक हमने इसके अलावा निकाल ली थी मटेरियलिटी, जिसका यह जिक्र नहीं है, मटेरियलिटी। ये दोनों निकालने से फायदा क्या हो रहा है, मतलब मेरे को सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग लेने का मेरे को फायदा क्या हो रहा है, कोई बता पाएगा? व्हाई आई एम डूइंग दिस वर्क। चलो अब मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, ये बेसिक है, अगर ये मिसिंग है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है आप लोगों की। वाई आई एम डूइंग कंट्रोल टेस्टिंग, कंट्रोल रिस्क क्यों निकाल रहे हैं, या फिर दूसरी भाषा में बोलूँ ना, रोमम ही क्यों निकाल रहे हैं भाई। कहीं ना कहीं इनहेरेंट रिस्क भी देखेंगे, आईआर और सीआर का कॉम्बो देखते हैं हम तो रोमम और मटेरियलिटी क्यों निकाली, टेक्निकल वर्ड बता सकते हो? हाँ, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, सैम्पलिंग, बिल्कुल सही। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता था मैं उनको बताना चाहूंगा। भाई मैं रिस्क क्यों निकाल रहा हूँ, रोमम को रिस्क भी तो बोल सकता हूँ ना मैं। रिस्क और मटेरियलिटी हमने क्यों निकाली, ये देखने के लिए कि मेरे को सैम्पलिंग कितनी करनी है, मतलब मुझे चेकिंग कम करनी है या ज़्यादा करनी है, यही तो रिस्क के बेस पे पता चलेगा। इसको अपन टेक्निकल भाषा में क्या बोल देते हैं, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। एक बात बताओ, क्या मैं एनटीई पे डिस्कशन कर चुका हूँ क्या, कि नेचर का मतलब क्या है, टाइम का मतलब क्या है, एक्सटेंट का मतलब क्या है, जरा बता दो जरा। नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एक बार बता दो, क्या मैं पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे डिस्कशन कर चुका हूँ क्या? मैं अगर नहीं किया है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। एन का मतलब होता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि मैं किस तरह का ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा, ये रिस्क के बेस पे मुझे देखना पड़ेगा। जैसे कि सर एग्जांपल क्या मैं टीओडी लगाऊंगा, या मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगाऊंगा, या मैं टीओडी प्लस एनालिटिकल प्रोसीजर बोथ लगाने वाला हूँ, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है, सब बच्चे भी ठीक है। फिर घर पे कौन होगा, यहाँ कौन होगा, बंद करके जा रहे हो क्या? ठीक है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। दूसरा आता है टाइम। टाइम का मतलब ये नहीं है कितना टाइम लगाएं, यू ऑलरेडी डिस्कस फर्स्ट लेक्चर में। चलो एक बार दोबारा कर देते हैं फटाफट ना। टाइम का मतलब है एट व्हाट टाइम, इंटरिम पे लगाएं या फाइनल पे लगाएं, ईयर एंड पे लगाएं, आफ्टर ईयर एंड मतलब नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग। फिर अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो नेचर, टाइम, एक्सटेंट मतलब हाउ मच, कितना लगाएं।
तो ये बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे रोमम प्लस मटेरियलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा एनटीई नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कितना रहने वाला है, ये मैं डिसाइड करता हूँ। अच्छा, डिस्कस कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या कहता है कि आपको अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल देखना है। हालांकि देखो ये कितना मिसिंग है, सिर्फ इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम से नहीं पता चलती ये चीज, इसके लिए हमें इनहेरेंट रिस्क भी लेना होता है, मटेरियलिटी भी लेना होता है, लेकिन लिंक कर रहा है। तो क्या कहता है, टू डिटरमाइन नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। हमें भैया अकाउंटिंग सिस्टम देखने से ये पता चलता है कि नेचर टाइम एंड एक्सटेंट कितना रहेगा हमारे ऑडिट का, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, आपको वाउचिंग करनी है, वेरिफिकेशन करना है, स्टैच्यूटरी कॉम्प्लायंस आप देख सकते हो, आप अपना एक ओपिनियन दे देना, रिपोर्टिंग दे देना, और आपको अजर्शन की टेस्टिंग करनी है। देखो कितनी चुल्लू सी अजर्शन बता रहा है। अब समझ आया बेटा, फास्ट ट्रैक के अंदर मैं आपको पहले चैप्टर ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों लेके गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट को पहले मैं इनकम्प्लीट पढ़ाऊं बाद में कंप्लीट पढ़ाऊं। रेगुलर कोर्स में बेटा मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, पहले सिर्फ इतनी सी अजर्शन ही पढ़ाता हूं रेगुलर कोर्स में मैं, फिर चैप्टर 4 के अंदर थोड़ी सी और इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर चैप्टर 11 के अंदर जाके ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइव सारी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो उन बच्चों को पीसीज एंड बिट्स एंड पीसेस के अंदर चीजें समझ आती है। लेकिन आपको मैंने क्या किया, सिंस यू आर, आपके एग्जाम है, आप फास्ट ट्रैक देख रहे हो, तो मैंने क्या किया, पहले सारी इंट्रोड्यूस कर दी। अब पीछे बताएगा कि आप ये एजर्शन देख लो। हम तो यार इससे ज्यादा पढ़ के आ चुके हैं ना, तो यहाँ लिख लो रेफर चैप्टर ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी बच्चे को एक कोई कंसेप्ट में दिक्कत है तो बताओ। क्लास कब शुरू हुई, नयम? क्लास स्टार्ट हुई थी बेटा 7:30 पे, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर हो गया हमें, और आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। हमने 3 कंसेप्ट अभी तक किए हैं, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड एस्पेक्ट्स, और अब एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है जिसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट को? सभी स्टूडेंट को क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर क्लियर है। अब आप रीजनेबल एश्योरेंस करवा दो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता, उसे रीजनेबल एश्योरेंस ही लेना होता है। एब्सोल्यूट क्यों नहीं ले सकता, हमने इनहेरेंट लिमिटेशन डिस्कस की थी, याद है ना, वो कंसेप्ट भी अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताता है रीजनेबल एश्योरेंस क्या है विद रेफरेंस टू मिस स्टेटमेंट। पढ़िएगा क्या कहता है, auditor is required to obtain reasonable assurance as to whether the financial statement are free from material misstatement. Thus, auditor obtain क्या, sufficient and appropriate audit evidence to reduce audit risk to an acceptable low level. इस लाइन को सभी बच्चे हाईलाइट करेंगे, to reduce audit risk to an acceptable low level. However, reasonable assurance is not a absolute assurance. This is due to inherent limitation of audit. और उसके बाद दिया गया है inherent limitation of audit. अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको इस लाइन का मतलब पता है? Audit risk मतलब the auditor obtains sufficient appropriate audit evidence to reduce क्या, audit risk to an acceptable low level. क्या आपको इस लाइन का मतलब पता है? इस लाइन का मतलब यस और नो? एस्पेक्ट्स के नोट्स दिखा दो। एस्पेक्ट्स में भी नोट्स बनाए हैं क्या हमने? एस्पेक्ट्स में बेटा ये सिंपल बस ऐसे ही समझाया था, लिखना है तो लिख लो। एक बच्चा कह रहा है एस्पेक्ट्स के नोट्स दिखा दो, मैं दिखा देता हूँ बेटा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, बाद में लिख लेना, क्योंकि ये हमारा पहली क्लास में डिस्कस हो चुका था, ठीक है। तो एस्पेक्ट्स में ज्यादा कुछ मैंने बताया नहीं, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है बस एस्पेक्ट के लिए आपका। चलें जी। ऑडिटर कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। रिस्क तो को जीरो नहीं कर सकते, रिस्क एलिमिनेट नहीं कर सकते। ऑडिट रिस्क कितना कम हो जाए कि ज्यादा फर्क ना पड़े, 100% गारंटी नहीं दे सकते,
स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं है, ओके ओके सॉरी यार, मतलब स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं है। अच्छा जी, तो फिर लिख लिया या नहीं लिख लिया? लो देख लो दोबारा से। अब आप क्या बोल रहे हो, जो मैं लाइन का डिस्कशन कर रहा था, टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, इसका अलग अलग मतलब आया है कि ऑडिटर एक तो रिस्क को जीरो नहीं कर सकता, ये बात आपकी बात ठीक है कि ऑडिटर रिस्क को जीरो नहीं कर सकता, इसलिए हम रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं और एक एक्सेप्टेबल लो लेवल पे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो आंसर मेरे पास आया है, इसलिए मैं फटाफट समझाना स्टार्ट करता हूँ, आप देखिएगा। एक हमारे पास कंपनी है जो कि है टाटा, ठीक है, और दूसरी साइड है हमारे पास रिलायंस। हमें इनका कितना ऑडिट करना है ये हम कैसे डिसाइड करते हैं बेटा? सर ये हम डिसाइड करते हैं रिस्क प्लस मटेरियलिटी से। सर मैंने फोटो क्लिक कर लिया है, ग्रुप में डाल दूंगा क्लास के बाद। ओके जी, देखिएगा, हम टाटा है, एक साइड रिलायंस है, हमें इनका कितना ऑडिट करना है उसको हम कितने पार्ट में देखते हैं सर? दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो रोमम, रोमम क्या होता है बेटा? आईआर और सीआर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए होता है सर मटेरियलिटी। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, अभी लिखना मत, अभी लिखना मत कोई भी। अब टाटा का मैं मानता हूं कि टाटा का जो रोमम है ना, जो रिस्क है, जो रिस्क है वो मैं टाटा के केस में ले रहा हूं लो है भैया जी, ठीक है, और रिलायंस के केस में मैं रोमम ले रहा हूं हाई है, ठीक है। ऐसे ही टाटा के केस में मटेरियलिटी मैं ले रहा हूँ, रिस्क कम है, मेरे को कम चेकिंग करनी है, मतलब मैं बड़ा नंबर रख सकता हूँ मटेरियलिटी का, ये बाद में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मैं मटेरियलिटी रख रहा हूँ 25 लाख रुपए, यहाँ पे मैं मटेरियलिटी रख रहा हूँ 15 लाख रुपए, ठीक है। मटेरियलिटी बड़ा क्यों रखा नंबर मैंने? भाई रिस्क कम है तो उससे ऊपर के अकाउंट देख लेंगे ना, तो नंबर बड़ा। रिस्क कम है तो छोटा नंबर रखा था कि उससे बड़ा, बड़े अमाउंट्स हम सारे बड़े अकाउंट्स हम चेक कर लें। तो यहाँ पे मेरा रिस्क कम है, यहाँ मेरा रिस्क ज़्यादा है, तो आप ज़रा सोच कर बताओ कि जो चेकिंग है, जो चेकिंग करेंगे हम, या चेकिंग को थोड़ा और टेक्निकल लिखूं, जो ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, वो टाटा के केस में कम लगाएंगे या ज़्यादा लगाएंगे? सर टाटा के अंदर रिस्क कम है तो ऑडिट प्रोसीजर कम लगाएंगे, तो मतलब लेस ऑडिट प्रोसीजर। रिलायंस के केस में रिस्क ज़्यादा है तो इसका मतलब मोर ऑडिट प्रोसीजर या मोर चेकिंग, ठीक है। यहाँ पे लेस चेकिंग। कुछ ना समझ आए तो कमेंट कर देना। मोर चेकिंग लेस चेकिंग, इतना समझ आया? टाटा के केस में कम लेंगे, सही बात है, यहां तक आपको समझ आया? अब एक बात बताइए बेटा, ये मान लीजिए मेरा एक जो मैंने लाइन खींची है, ये मेरी रिस्क की लाइन है, ये मेरी रिस्क की लाइन है, ठीक है। ऑडिट रिस्क समझ लीजिए आप इसे, ये मेरा ऑडिट रिस्क की लाइन है, जो कि अभी दोनों कंपनी के केस में हाई लेवल पे मैंने बिठा रखा है। दोनों कंपनी के केस में मैंने क्या कर रखा है? हाई लेवल पे ऑडिट रिस्क को बिठा रखा है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा, और ऑडिट प्रोसीजर जैसे ही लगाता रहूंगा। यार देखिए, अगर मैं सिर्फ बात करूं ऐसे ही, इस लेवल पे मैं बात करूं, मेरा ऑडिट रिस्क यहाँ पे है, इसमें भी यहाँ पे है, अगर मैं कोई चेकिंग नहीं करता हूं, अगर मैं बिल्कुल भी चेकिंग नहीं करता हूं, तो क्या मेरा रिस्क कम होगा क्या? सर बिल्कुल भी कम नहीं होगा। जब हम चेकिंग ही नहीं कर रहे तो रिस्क कैसे कम होगा? इसका एक देसी एग्जाम्पल दूं, आप सीए कर रहे हो, एक रिस्क है क्या कि आप फेल हो सकते हो। ये रिस्क बढ़ा रहेगा कब? जब आप क्लासेस नहीं लोगे, जब आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो ये रिस्क हमेशा हाई लेवल पे रहेगा, हाई लेवल पे रहेगा ये रिस्क, क्योंकि ना ही तो आप क्लासेस ले रहे हो ना ही पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपको इस रिस्क को कम करना है, अपने सीए के फेल होने वाले रिस्क को कम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर पढ़ाई करनी पड़ेगी।
अब जो कमजोर बच्चा है उसको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि वो पास हो जाए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? पास होना। जो होशियार बच्चा है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, हो सकता है वो कम पढ़ाई करके भी पास हो जाए। मानते हो ना मेरी बात? ऐसे ही टाटा के केस में और रिलायंस के केस में मेरा ऑडिट रिस्क बहुत ज्यादा है। अब टाटा के केस में मैं क्या करूंगा? कम चेकिंग करूंगा, क्योंकि मेरा रिस्क कम है, अल्टीमेटली रिस्क कम है। तो मैं क्या करूंगा? चेकिंग तो करूंगा बट कम चेकिंग करूंगा, और चेकिंग करते करते इस रिस्क को मैं नीचे लेकर आऊंगा। और हो सकता है इस पॉइंट पर आकर मैं बोलूं कि भैया यहां पे मैं इसे क्या कर सकता हूं? एक्सेप्ट कर सकता हूं। यहां पे मैं इसे क्या कर सकता हूं? एक्सेप्ट कर सकता हूं। क्यों भाई? क्योंकि मेरे पास रिस्क कम है, मुझे ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी साइड रिलायंस है, उसमें भी ऑडिट रिस्क पूरा हाई लेवल पे है। यहां पे भी मैं क्या करूंगा? चेकिंग करूंगा और रिस्क को कम लेकर आऊंगा, कम लेकर आऊंगा, कम लेकर आऊंगा, कम लेकर आऊंगा, कम लेकर आऊंगा। लेकिन मैं इसे टाटा के लेवल पे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। करूंगा क्या? नहीं करेंगे सर। इसे मैं यहां एक्सेप्ट करूंगा, मान लो। ऐसा क्यों? क्योंकि सर रिस्क ज्यादा था। इसका मतलब टाटा के केस में मैंने एक बड़े लेवल को, मतलब एक हाई लेवल को, एक हाई लेवल को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। हाई लेवल को ही एक्सेप्ट कर लिया। यहां पे मेरे को कहां आना पड़ा? लो लेवल पे आना पड़ा। क्या करने के लिए? एक्सेप्ट करने के लिए। बात समझ आती है? यहां मैंने हाई लेवल पे ही क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि रिस्क कम है। यही मेरे लिए लो लेवल है। मतलब ये वाला लेवल ही ना, ये हाई लेवल ही मेरे लिए क्या है? लो लेवल है। बात समझ आती है? हाई लेवल ही मेरे लिए लो लेवल है। क्यों? क्योंकि रिस्क कम है। इसे मैं यहां पे एक्सेप्ट कर सकता हूं। मतलब ये मेरे लिए क्या है? एक्सेप्टेबल लो लेवल है। ये वाला पॉइंट जो है ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल लो लेवल है। और यहां पे रिलायंस के केस में मेरे लिए ये वाला पॉइंट जो है ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल लो लेवल है, बिल्कुल नीचे। यहां तक बात सभी स्टूडेंट को समझ आती है? टाटा के केस में एक हाई लेवल को ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हाई लेवल ही मेरे लिए लो लेवल है, लेकिन रिलायंस के केस में मैंने चेकिंग करके बिल्कुल नीचे आया और उसको मैंने एक्सेप्ट किया। समझ आया? मतलब यहां पे मैंने चेकिंग ज्यादा की है, यहां चेकिंग मैंने कम की है। तो रिस्क क्या है मेरा? मैंने लो लेवल पे आके इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब एक डिस्कशन और आगे करेंगे। टाटा के केस में आईआर और सीआर मेरी लो थी। ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट होते हैं बेटा। ऑडिट रिस्क के, ये चैप्टर 4 की बातें चल रही हैं। ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट होते हैं, आईआर, सीआर, डीआर। एक होता है डिटेक्शन रिस्क, कि मैं हो सकता है अपना ऑडिट प्रोसीजर लगा के गलती ना पकड़ पाया हूं। टाटा के केस में मेरा आईआर सीआर क्या है बेटा? लो है। कोई मुझे बताएगा डीआर यहां पे लो होगा या हाई होगा? डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क मतलब कि हो सकता है, डिटेक्शन, डिटेक्शन मतलब पकड़ लेना, हो सकता है मैं कोई गलती ना पकड़ पाऊं। डिटेक्शन रिस्क, रिस्क है कि मैं कोई गलती ना पकड़ पाऊं। बताओ टाटा के केस में वो ज्यादा होगा कहीं कम होगा? कोई बता सकता है मुझे? सर नहीं समझ आ रहा। सर आप समझाओ। देखो जी, रिलायंस के केस में आपने, रिलायंस के केस में आपका आईआरसीआर कम था, रिस्क कम था, तो आपने क्या किया? चेकिंग कम की और एक ऊपर वाले लेवल को ही आपने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना बेटा, सर क्या बोल सकते हो जरा हिंदी में बोलो। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी हमने चेकिंग नहीं की। चेकिंग नॉट डन। मानते हो ना यार? मतलब इस पे हमने काम ही नहीं किया, हमने ऊपर वाले लेवल को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब मोर ट्रांजेक्शन आर अनचेक्ड। उल्टा रिलायंस के केस में हम बिल्कुल नीचे आ गए। इसका मतलब जो ये वाला पोर्शन था, चेकिंग नोट डन, इज वेरी लेस, इज वेरी
लेस ट्रांजेक्शन। अब इसको टेक्निकल भाषा में लिखें। टेक्निकल भाषा में मैं लिख सकता हूं, इन केस ऑफ टाटा, नीचे लिखते हैं ऊपर नहीं, फिर आप आंसर आप बताना क्या कहता है। इन केस ऑफ टाटा, इन केस ऑफ टाटा अनकवर्ड पोर्शन, अनकवर्ड पोर्शन मतलब जिसका आपने जिसको कवर नहीं किया, ये वाला अनकवर्ड पोर्शन इज हाई। सो बेटा जिसकी चेकिंग हमने नहीं की वो ज्यादा है, तो इसका मतलब किसी ट्रांजैक्शन में गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो टाटा के केस में, क्योंकि आपने चेकिंग नहीं की। तो इसका मतलब डिटेक्शन रिस्क मतलब मैं कोई गलती ना पकड़ पाऊं, एक रिस्क है मेरे ऊपर। तो टाटा के केस में अनकवर्ड पोर्शन ज्यादा है, ट्रांजैक्शन ज्यादा है जो जिसको हमने चेक नहीं किया, तो हो सकता है कोई गलती हो उसके अंदर जो हम ना पकड़ पाए हो, इज हाई। सो in case of Tata uncovered portion is high, so the risk of note detection या note identification of a material misstatement is high। ठीक है। इन दी अदर केस, अब अगला लिखने की जरूरत है। इन केस ऑफ रिलायंस द अनकवर्ड पोर्शन is very less, that means the risk of not detection of material misstatement is less। क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शन ही नहीं है, सब तो आपने चेक कर दिया। तो जहां मेरा IRCR कम था, लो था, वहां मेरा DR क्या है, ज्यादा है, क्योंकि मैंने चेकिंग कम की होगी, अनकवर्ड पोर्शन मेरा ज्यादा रहा होगा। जहां मेरा IRCR ज्यादा है, मैंने चेकिंग ज्यादा कर ली होगी, मेरा अनकवर्ड पोर्शन कम रहा होगा, मेरा DR क्या है बेटा, लेस है। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे रोमम वर्सेस DR का कैसा रिलेशन है, तो आप क्या बोलोगे, इनवर्स रिलेशन है। रोमम वर्सेस DR रिलेशन इनवर्स। ठीक है जी। और ये आप चैप्टर 1 में तो इसकी लिंकिंग थी ही थी, बट ये पोर्शन जो है ये रिलेट करता है टू चैप्टर 4, तो वहां मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। अब मैं आपको पूरी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप कर लो, आराम से लिख लो। ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगा, किस किस कंसेप्ट में हेल्प करेगा, ये आपको ऑडिट रिस्क में हेल्प करेगा, प्लस इसकी लिंकिंग बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट में होती है, लिंक विद मल्टीपल कंसेप्ट। जब हो जाए तो एक बार कमेंट करके बता देना यार कि हो गया।
डिटेक्शन रिस्क का मतलब है अंजलि कि एक ऐसा रिस्क जो एक ऑडिटर हो सकता है ना पकड़ पाए क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या क्लाइंट के किसी एरिया में, दैट इज डिटेक्शन रिस्क। कि मैं किसी चीज को नहीं डिटेक्ट कर पाया। मैं एक मटेरियल स्टेटमेंट डिटेक्ट कर सकता था अगर मैं ज़्यादा चेकिंग करता तो, बट हो सकता है मैं किसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को नहीं डिटेक्ट कर पाया, दैट इज ए डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, इसको कम कैसे करेंगे भाई? ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग करो ताकि आपका कोई भी एरिया मिस ना हो। और अगर समझ आ गया हो ना तो लिख देना सर अंडरस्टूड। तो भैया टाटा के केस में क्या होगा, एक हाई लेवल ही मेरा एक्सेप्टेबल लो लेवल मान लिया जाएगा। रिलायंस के केस में मुझे एक्सेप्टेबल लो लेवल पे लाना पड़ेगा क्योंकि रिस्क ज़्यादा था। प्रियंशा सोनी का डन, समझ आ गया आपको। इत्रा अंडरस्टूड सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। तने, प्रीतम अंडरस्टूड। चलो, आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो। मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा चार्ट था हमारा। चलो जी, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ ये दोबारा से रीजनेबल एश्योरेंस। देखो यार, जहाँ पे भी एक लाइन भी मुझे लगती है ना कि बहुत मज़ेदार है, वहीं पे ही मैं आराम से डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दबाजी किसी भी चीज़ की नहीं है, चाहे हम फास्ट ट्रैक पढ़ें चाहे हम रेगुलर पढ़ें, कंसेप्ट पूरा डिस्कस करेंगे। हाँ, ये है कि किस तरह से कम टाइम में कवर करना है, वो मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपके साथ बहुत कम शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कम से कम 5 क्लाइंट की एग्जांपल शेयर कर देता हूँ, वो चीज़ें कम है, कंसेप्ट पूरा डिलीवर करेंगे। देखो जी, अब एक बार दोबारा पढ़ लो रीजनेबल एश्योरेंस क्या कहता था। Auditor is required to obtain reasonable assurance as to the whether the financial statement are free from material misstatement. Thus, auditor obtain क्या sufficient and appropriate audit evidence to reduce करता है क्या audit risk to an acceptable low level। जो हम नीचे लेके आए ना, उस लेवल को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक आपको अपना ऑडिट रिस्क लेकर आना होता है। हाउएवर, रीजनेबल एश्योरेंस को हम एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं बोलते ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। अब ये नीचे क्या आ गई, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। देखिए, अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला जो एज इट इज याद करना है। एज इट इज मैंने आपको सिर्फ अभी तक 2 पॉइंट बोले थे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर के याद करने। अब मैं आपको अगली चीज बोल रहा हूं, ये 2 लाइनें आपको याद करनी है। लर्न दिस, याद करना है। सिर्फ ये 2 लाइनें याद करनी है, बाकी के आप सिर्फ की पॉइंट याद करोगे। ये 2 लाइन एज इट इज याद करनी है। क्या कहता है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, मतलब हम कभी भी 100% ऑडिट नहीं कर सकते, कभी भी एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर। वो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। क्या कहता है, एज पर एसए 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। यहां से छोड़ दो, यहां से आता है। क्या कहता है, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट, ना ही तो आप हमसे ये एक्सपेक्ट करना, ना ही हम ऐसा कर सकते हैं। क्या, टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू 0। मतलब जो अभी हमने ऑडिट रिस्क देखा ना, ये यहां पे था, कह रहा है हम इसको कम तो कर सकते हैं, लेकिन चाहे आप रिलायंस का ही ऑडिट क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप 100% चेकिंग कर दो, उसके बाद भी आप नीचे तो आओगे, लेकिन 0 नहीं कर सकते। 0 नहीं कर सकते भाई। क्यों भाई, बिल्कुल खत्म क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है क्लाइंट ने फ्रॉड कर रखा हो, मतलब जो चेकिंग मैं यहाँ पे कर चुका हूँ ना ऑलरेडी, जो चेकिंग मैं यहाँ कर चुका हूँ, जो इनवॉइस में देख रहा था, हो सकता है वो इनवॉइस जाली हो। तो चाहे मैं बिल्कुल नीचे ही क्यों ना आ जाऊं, फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने ऑडिट रिस्क 0 कर दिया। क्यों, हो सकता है क्लाइंट ने फ्रॉड किया हो सकता है यहाँ पे क्लाइंट ने कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही ना किया हो सकता है क्लाइंट ने जो एस्टिमेट्स लगाए हैं, प्रोविजन बनाया है, जजमेंट बनाई है, वो गलत हो। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर जिसमें मैंने जो चेकिंग की है ना, वो चेकिंग भी हो सकता है गलत कर दी।
तो अपन कभी भी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं करते, हम उसे एक एक्सेप्टेबल लो लेवल पे लेके आते हैं और एक रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। अब आराम से ये लाइन 2 दोबारा पढ़ेंगे, क्या कहता है, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। आप ऑडिट रिस्क जीरो पे नहीं ला सकते, एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ना ही फिर ऑडिटर एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले सकता है, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। क्या कहता है कि एक ऑडिटर से ना ही तो आप एक्सपेक्ट करना, ना ही कांट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो, therefore cannot obtain absolute assurance that the financial statement are free from material misstatement whether due to fraud or error। फिर बताता है this is because of inherent limitation of audit, और inherent limitation जो है वो ये है। यहां तक बात समझ आई? हाँ जी सर आ गई। अब देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो रटने पे फोकस करते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, ये पॉइंट याद कर लेते हैं, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट मतलब द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइमलीनेस, अदर मैटर। लेकिन अब आईसीआई आपका गुरु हो गया है बेटा, वो आपसे ये नहीं पूछता कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट बताओ, ना ना ना, वो आपसे ये पूछता है कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाता ड्यू टू सम नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एक्सप्लेन। तो अब आपको ये जो पहला पॉइंट और तीसरा चौथा पांचवा पॉइंट है ना, वो नहीं एक्सप्लेन करना, सिर्फ आपको नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के अंदर 1 2 3 पॉइंट आते थे, इन 3 पॉइंट के बारे में आपको बताना था। मतलब सिर्फ हेडिंग याद करने से कुछ नहीं होता, अंदर का पूरा ज्ञान आपको पता होना चाहिए, अंदर क्या लिखा है हर पॉइंट के अंदर। मतलब वो एक इस पॉइंट पे भी यार 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 और 4 के, वो आपसे सिर्फ सेकंड पॉइंट पे बात कर सकता है, वो आपसे सिर्फ अदर मैटर पे बात कर सकता है, वो आपसे नेचर ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे बात कर सकता है 3 नंबर के अंदर। आपको क्या करना है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ये 2 लाइनें लिखनी है, उसके बाद उस पॉइंट की बातें करनी है। आपको ये बात समझ आई जो मैं बोल रहा था, जो मैं बात बोल रहा था, आपको ये बात समझ आई? नहीं बच्चे, मैं कह रहा हूं रटवाते हैं, ठीक है आप रटो, जहां आपको रटने की जरूरत है रटो। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट के अंदर सिर्फ पॉइंट याद करके आप पास नहीं हो सकते। आज का जो एग्जाम पैटर्न है मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। देखिए नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ये क्या कहता है, अब पहले पॉइंट के अंदर क्या बोलता है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो यार, फाइनेंशियल जो बनते हैं ना, वो 2 तरह की ट्रांजेक्शन से बनते हैं। एक फैक्चुअल ट्रांजेक्शन, मतलब सर मैंने कोई परचेज किया, उसका बिल आया और मैंने बुक कर दिया, मतलब यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा सर, दूसरा होता है जजमेंटल एरिया, जहां पे हम प्रोविजन बनाते हैं और हमारे पास कोई फैक्चुअल डेटा अवेलेबल नहीं होता, मैनेजमेंट जजमेंट लगाती है। अब मैनेजमेंट ने कहा कि मेरे यहाँ प्रोविजन बनना चाहिए 5%, ऑडिटर कहता है 7% बनना चाहिए। आप बताओ, आप मैनेजमेंट को बोल सकते हो कि आप फ्रॉड कर रहे हो? मैनेजमेंट कहेगा साहब आपके हिसाब से 7 बनना चाहिए, हमारे हिसाब से 5 बनना चाहिए, हम सही हैं। मतलब यहाँ जजमेंट का गेम है, एक्सपीरियंस का गेम है। अब इसको और डिटेल में नहीं खींचेंगे। तो क्या कहता है, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व करता है क्या, जजमेंट बाय मैनेजमेंट in applying the requirement of the entity applicable FRF to the fact and circumstances of the entity। अलग अलग सिचुएशन में आप अप्लाई करते हो जजमेंट। Consequently, some financial statement item are subject to inherent level of variability। inherent level of variability मतलब जिसमें अलग अलग लेवल की ट्रांजेक्शन हो सकती है, अलग अलग लेवल की बुकिंग हो सकती है। आप मुझे बोलोगे मैं हो सकता है 15 लाख का प्रोविजन बनाऊं, दूसरे बंदे को बोलोगे हो सकता है 25 का बनाए। वेरिएबिलिटी मतलब मूवमेंट बहुत ज्यादा है। विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, जिसको आप खत्म नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। आप उसे खत्म कर ही नहीं सकते, ये नेचर ऐसा है उस एरिया का। एग्जाम्पल लिख लो, एम्प्लॉय बेनिफिट लायबिलिटी, प्रोविजन, ठीक है। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एक पॉइंट आपने पढ़ लिया। उसके बाद आता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अरे मतलब हमारे ऑडिट प्रोसीजर की वजह से भी हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। हाँ जी बताओ क्या क्या हो सकते हैं सर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के अंदर 3 पॉइंट आते हैं, 1 2
3। सर क्या हमें ये याद रखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के अंदर 3 पॉइंट आते हैं? हाँ जी, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ये 4 नंबर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते हो बिकॉज ऑफ सम नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एक्सप्लेन। तो आपको 3 पॉइंट लिखने होते हैं। नंबर 1 कि हो सकता है मैनेजमेंट ने आपको इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड की हो। इंफॉर्मेशन लिख लो साथ साथ, समरी, इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है सर। दूसरा, हो सकता है मैनेजमेंट ने क्या कर रखा हो बेटा? फ्रॉड कर रखा हो। मैनेजमेंट ने क्या कर रखा हो? फ्रॉड कर रखा हो। और सर, और भैया हम ऑडिट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। वी आर डूइंग ऑडिट नॉट इन्वेस्टिगेशन। तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते क्लाइंट के साथ। एक स्टूडेंट कह रहा है कोई ऊपर वाला पॉइंट दिखाओ, मैं दिखा देता हूं। लो जी देख लो। ठीक है, तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के अंदर 3 पॉइंट आते हैं। देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। हो सकता है मैं ऑडिट एविडेंस ना ऑब्टेन कर पाऊं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट और अदर मतलब एम्प्लॉइज हो सकते हैं, मे नॉट प्रोवाइड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली द कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। हो सकता है आप सारी इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करो। दूसरा क्या कहता है? फ्रॉड में बी इन्वॉल्व सोफेस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। जो फ्रॉड किया जाता है बेटा, वो डिटेल में प्लान करके किया जाता है। इसके सामने लिख लो रेफर, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां भी करेंगे, चैप्टर 5 फ्रॉड रिपोर्टिंग, वहां हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो क्या कहता है? फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम डिजाइन टू कंसील इट। देयरफॉर ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड टू गैदर ऑडिट एविडेंस में बी इनइफेक्टिव। भाई अगर किसी ने प्लान करके फ्रॉड कर रखा है, तो मैं अगर इनवॉइस देखूंगा तो मुझे थोड़ी ना पता चलेगा ये जाली इनवॉइस है, मैं कोई उसमें एक्सपर्ट तो हूं नहीं। तो क्या कहता है? देयरफॉर ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड टू गैदर ऑडिट एविडेंस में बी इनइफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग एन इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट। मैं हो सकता है उसको ना पकड़ पाऊं, इनइफेक्टिव हो जाऊं टू डिटेक्ट एन इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल, कोल्यूजन टू फॉल्सली डॉक्यूमेंटेशन which may cause the auditor to believe that audit evidence is valid when it is not। लोगों ने मिलकर किसी खराब डॉक्यूमेंट को मेरे सामने प्रेजेंट किया, मैं क्या बोलूंगा? भाई डॉक्यूमेंट वैलिड है, लेकिन इन एक्चुअल में वो वैलिड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिलकर फ्रॉड किया हुआ है। द ऑडिटर इज नाइदर ट्रेन एंड नोर एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हमारा उस फील्ड में ना ही तो कोई एक्सपर्टीज है जहां हम ये बता सकें पेपर देख के कि ये जाली पेपर है या नहीं। अब कुछ बच्चे की बात ये, कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर अगर ऐसे केस में बाद में फ्रॉड पकड़ा जाता है तो क्या ऑडिटर को बोला, ऑडिटर को पेनल्टी लगेगी? नहीं लगेगी ना बेटा। अगर ऑडिटर प्रूव कर देता है कि मैंने अपना काम सही तरीके से किया है और उसके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा वर्क पेपर है, सारा उसने सब लिखा हुआ है, तो फिर ऑडिटर प्रूव कर देगा जी देखिए मैंने तो चेक किया था, अब ये जाली इनवॉइस दिखाएंगे, मुझे थोड़ी ना पता है। तो ऑडिटर को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए, एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ना ही ऑडिट कोई एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन है into alleged wrongdoing. Accordingly, the auditor is not given specific legal power such as the power of search which may be necessary for such an investigation। ना ही ऑडिट एक इन्वेस्टिगेशन है भैया। सर इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में फर्क क्या है? यहाँ पे देखो मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको। जो इन्वेस्टिगेशन होता है ना बेटा, वहां पे एक नेगेटिव थॉट पहले ही है हमारे पास। नेगेटिव थिंकिंग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। क्या? कि कुछ ऑलरेडी समथिंग रॉन्ग ऑलरेडी हैपेंड, समथिंग रॉन्ग हैपेंड, अब हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ऑडिट के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव थिंकिंग होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है। सर इसका मतलब बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा मैनेजमेंट। तो बेटा जी एक बात बताओ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाएगा, सारी अजर्शन याद है ना पढ़ाई थी तो मैनेजमेंट हमें अजर्ट करता है कि मेरे फाइनेंशियल कंप्लीट है, एक्यूरेट है, एग्जिस्ट करते हैं। हाँ जी सर करता है।
तो इसका मतलब ऑडिटर मान के चलता है जो फाइनेंशियल बनाए हैं ना वो सही हैं, वो ट्रू एंड फेयर हैं। हम तो बस उसे चेक कर रहे हैं कि क्लाइंट ने जो बोला है वो सही है। हम ये नहीं मान रहे कि क्लाइंट ने गलती कर रखी होगी, क्लाइंट ने फ्रॉड कर रखा होगा। ऐसी थिंकिंग के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं क्लाइंट जो हमें दे रहा है वो सही दे रहा है। तो दिस इज ऑडिट, नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हो तो जो बंदा इन्वेस्टिगेट करता है ना, इन्वेस्टिगेटर, उसे स्पेशल पावर दी जाती है। पुलिस के लोग उसके साथ जाते हैं कि अगर आपको कोई डेटा ना प्रोवाइड करे तो थप्पड़ मार देना, सीज कर लेना, जेल करवा देना। ऑडिटर को ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट ना दे कुछ मत करना, बस अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देना, बाकी कुछ नहीं। तो भैया हम ऑडिट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट थे हमारे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। उसके बाद एक आता है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। भैया एक ऑडिटर को अपना सारा काम एक रीजनेबल पीरियड के अंदर खत्म करना होता है, और यूजर की भी एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, भैया जल्दी से जल्दी अपना ऑडिट कंप्लीट करो और हमें प्रोवाइड करो। इट रिजल्ट इनटू टेस्ट चेक, और हम जो हमारा ऑडिट करते हैं वो सैम्पलिंग बेसिस पे करते हैं, 100% नहीं कर सकते, तो हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। और उसके अलावा भी बहुत सारे अदर मैटर होते हैं। अदर मैटर क्या हो सकते हैं? फ्रॉड वाला पॉइंट तो हालांकि ऊपर आ चुका। भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आपने कर रखी है, क्यों कर रखी है हमें नहीं समझ आ रहा। आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं कर रखी, अप्रूवल है नहीं है, नॉन कॉम्प्लाइंस कर रखा है आपने लॉ एंड रेगुलेशन के साथ। भाई आपकी इंडस्ट्री के ऊपर 10 लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं, आपने 8 को फॉलो कर रखा है, 2 को नहीं कर रखा, और वो 2 लॉ एंड रेगुलेशन फाइनेंशियल में आते नहीं है। बताओ मुझे कैसे पता चलेगा? सर फाइनेंशियल में नहीं आते, एग्जाम्पल दो सर। बेटा एग्जाम्पल लो, पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक लेना पड़ता है कंपनी को। लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे और पकड़े गए तो 50 लाख की पेनल्टी लगेगी। अब बताओ पोल्यूशन सर्टिफिकेट क्या फाइनेंशियल में आ रहा होगा? सर नहीं आ रहा होगा। और अगर मान लो उन्होंने नहीं लिया तो मुझे कैसे पता चलेगा लिया नहीं लिया? पेनल्टी आएगी तो पता चल जाएगा, बट वैसे नहीं ले रखा होगा तो कैसे पता चलेगा? मतलब पेनल्टी आ तो सकती है ना। तो हो सकता है इन्होंने सर्टिफिकेट ना ले रखा हो जिसकी वजह से इनके पास पेनल्टी आ चुकी हो, उन्होंने मुझे ना बताया हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। फ्यूचर इवेंट और कंडीशन दैट मे कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसमें कंपनी बंद होने वाली है, तो वो भी हम नहीं बता सकते। तो इन रीजन से हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। ये इलस्ट्रेशन है आपके इनहेरेंट लिमिटेशन के, जहां पे आपको इनहेरेंट लिमिटेशन एक्सप्लेन करना होता है। ये इलस्ट्रेशन आप सेल्फ रीड करेंगे, सेल्फ रीड। ये अलग अलग सिचुएशन है। हालांकि ये इलस्ट्रेशन मैंने करवाए हैं आपको, कहाँ? जब आप क्वेश्चन बैंक की वीडियो देखोगे ना तो वहां पे क्वेश्चन रिपीट कवर है, तो मैंने करवाए हैं, बस मैं मेन क्लास में नहीं कवर करवा रहा। तो क्या सभी स्टूडेंट को इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का कंसेप्ट समझ आया? यस और नो? जल्दी बताइएगा, क्या आपको इनहेरेंट लिमिटेशन का क्वेश्चन समझ आया? देन विल स्टार्ट विद द न्यू कंसेप्ट, ऑडिटर रिक्वायरमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। यस और नो? और मैं आज थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं आपको, लिख लीजिए। कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो मैं स्किप करवाऊंगा, जैसे टाइप्स ऑफ ऑडिट। मैंडेटरी ऑडिट होता है हर कंपनी को, बैंकिंग को, इलेक्ट्रिसिटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को, कॉर्पोरेशन अंडर स्पेसिफाइड अंडर पार्लियामेंट, स्पेसिफिक एंटिटीज, इन सबको मैंडेटरी ऑडिट करवाना होता है। लेकिन कुछ लोगों को ऑडिट नहीं करवाने की जरूरत, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इन एंटिटीज को करवाने की जरूरत नहीं है, करवाना चाहे करवा सकते हैं। तो ये आपको सेल्फ रीड करना है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? यस सर, तो ये होमवर्क है। उसके अलावा एडवांटेज ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट क्यों करवाना चाहिए? जो फंड प्रोवाइडर होते हैं, जो हमें पैसा देते हैं, उनको सेफ गार्ड मिलता है, क्योंकि उनको कंपनी की पोजीशन के बारे में पता चलता है। मोरल चेक होता है एम्प्लॉइज पे, क्यों? क्योंकि भाई सारी टेस्टिंग होती है, उनको पता है ऑडिटर कुछ पकड़ लेगा तो हमें पेनल्टीज लगेगी। सरकार को फायदा होता है, सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस होता है, क्योंकि जब ऑडिट होता है तो प्रॉफिट फाइनल होता है। अगर किसी के बीच में डिस्प्यूट होते हैं तो फाइनेंशियल हमारे बने हुए हैं, भैया डिस्प्यूट को सेटल कर लो। एक ऑडिटर अच्छे से चेक करता है कि कितना इनपुट आउटपुट है, तो वेस्टेज वगैरह स्टैट ऑडिटर भी बता देता है। जब ऑडिट होना है तो एक कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी, क्योंकि उसको ऑडिट करवाना है। एक ऑडिटर टीओसी करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता है, ये देखने के लिए कि मुझे कितनी चेकिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं एक ऑडिटर भी कंट्रोल देखता है और हमें बताता है कि आपके कंट्रोल सही चल रहे हैं या नहीं।
अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, मान लीजिए पार्टनरशिप का भी आप ऑडिट करवा रहे हैं, वैसे मैंडेटरी नहीं है, तो एक दूसरे भाई कितना एडमिशन फीस देना होगा, अगर आप जा रहे हो छोड़कर जा रहे हो तो आपको हमें कितना देना होगा, वो आप आराम से लेके आ सकते हो। गवर्नमेंट भी आपको ग्रांट कर सकती है लाइसेंस वगैरह अगर आपने अपने फाइनेंशियल को ऑडिट करवा रखा है तो ये भी एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये भी आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लिया है मैंने। ये आपका होमवर्क है 6, 7 एंड कंसेप्ट नंबर 8। रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का क्या रिलेशन है भैया? एक ऑडिटर को अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग कंप्लीट होगी तभी ऑडिटिंग स्टार्ट होगा। एक ऑडिटर को लॉ का नॉलेज होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम हमारे स्टैट ऑडिटर के अंदर पीएफ कवर करते हैं, जीएसटी कवर करते हैं, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कवर करते हैं, सारे एक्ट्स को हम मल्टीपल एक्ट्स को कवर करते हैं। एक ऑडिटर को उनका नॉलेज होना चाहिए ताकि वो उनको अप्लाई करवा सके, देख सके, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। ऑडिटिंग वर्सेस बिहेवियरल साइंस वी विल कवर इन क्लास। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑडिट करते हो तो बहुत सारे रेशियो एनालिसिस कर सकते हो, एफएम ट्रांजैक्शन को देख सकते हो, क्लैरिकल एक्यूरेसी देख सकते हो, तो ये भी बेसिक है। डेटा प्रोसेसिंग भी आप सब सेल्फ रीड करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस वगैरह कर सकते हो आप। करंट ईयर का रिलेशन देख सकते हो प्रीवियस ईयर के साथ, कैपिटल बस्टिंग देख सकते हो। बेसिक है ये आपको रीड करना है, ठीक है। तो कंसेप्ट नंबर 6, 7 एंड 8 होमवर्क, उसके अंदर बिहेवियरल साइंस में आपको करवाऊंगा। 6, 7 एंड 8 होमवर्क क्लियर है? नहीं भैया बिल्कुल नहीं बता सकता साहिल। आप कैसे बोल सकते हो वेस्टेज है? भाई थप्पड़ मार देंगे हम लोगों को। कंपनी गई, कैसे वेस्टेज है भैया? हम गेट टुगेदर क्या, हम इतना पैसा कमा रहे हैं, खर्च करेंगे, आप कैसे रिपोर्ट में लिखोगे? नहीं लिख सकते यार। इंटरनल ऑडिटर बोल सकता है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ का आपने खर्चा क्यों किया। स्टैट ऑडिटर इस चीज पे क्वेश्चन नहीं कर सकता साहिल कि कंपनी ने ये खर्चा पार्टी क्यों की, कंपनी ने मशीन क्यों खरीदी, ये क्यों किया। नहीं नहीं, जो खर्चा हुआ है स्टैट ऑडिटर क्या देखेगा? स्टैट ऑडिटर देखेगा जो खर्चा हुआ है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो गया हो बुक्स के अंदर, उसका क्लासिफिकेशन सही हो गया हो, उसका अप्रूवल सही हो गया हो, जिस पीरियड में वो खर्चा आना था उस पीरियड में बुक हो गया हो। बस उसको मतलब नहीं है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इन सब चीजों से उसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हमारे कंसेप्ट कौन कौन से बचे? एक 9 बचा, स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट। ऊपर में अभी कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो देखेंगे। स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट 9, 10 ऐसे 220, इंडिपेंडेंस एंड ऐसे 210। तो देखो 4 कंसेप्ट डिस्कस करने हैं अभी मेन हमको। नंबर 1 स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट, दूसरा इंडिपेंडेंस, तीसरा SA 220 एंड SA 210, और कुछ हमें बेसिक कंसेप्ट देखने हैं। बेसिक कंसेप्ट ऐसे 200 के। कंटिन्यू करें या नेक्स्ट क्लास में देखोगे ये बता दो। वी विल कवर दिस कंसेप्ट इन नेक्स्ट क्लास। क्यों? क्योंकि आपके पास होमवर्क भी है। अब आपका क्या काम रहेगा भैया? एक बार रिवीजन करना है आपको, प्लस होमवर्क कर लेना है। फिर हम ये 4 कंसेप्ट को कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जैसे ही कवर कर लेंगे एक बार फिर से रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक की वीडियो देख लेनी है, MCQ की वीडियो देख लेनी है चैप्टर 1 की। बात समझ आई बेटा जी? यहां तक आपको बात समझ आती है? ठीक है। अभी आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, लेक्चर कंटिन्यू चलेगा लाइव वाले स्टूडेंट के लिए। जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं ना उनका मैं लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ मेरे को कंटिन्यू बात करनी है। तो मैं एक बार लेक्चर क्लोज कर लेता हूँ उन बच्चों के लिए जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, फिर कुछ सिर्फ लाइव वाले बच्चों से बातचीत करनी है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। आप भी आराम से इनको रिवाइज करके आइएगा एंड देन वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय, टेक केयर, एंजॉय ऑडिट विद कपिल।